कमाने वाली बहू। मम्मी, आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी। अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेगी? बेटे अनिल ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर है। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटेबू के पास रहने नहीं जाना क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया। लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वे खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे। असमंजस में मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में अनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है। मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते। सभी साथ ही में खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहता। मैं कोई भी चीज के लिए बोलती तो वो चीज मुझे बराबर ला कर दे देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है। कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर थक जाती होगी, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते अनिल और अनीता एक दुकान से कुछ खरीदी करने लगे। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई जरूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज ले दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरे ऐसा कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नजरों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम न दिलाना पड़े इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे अपनी बेपसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। अनीता ने मेरे पसंद की काजू करी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी।
अनिल सोने चला गया और अनीता चिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे चिंटू की आवाज सुनाई दी, मम्मी, दादी माँ बहुत ही कंजूस है। तू ऐसे कैसे बोल रहा है? हाँ, मम्मी। आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने कहा तो उन्होंने कहा कि वे अपना पर्स घर में ही भूल आई है। कितना अच्छा है न मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में न ले जाओ तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या है चिंटू? दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में है? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वो ही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है ये अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस न आए तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होगी। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती है। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मेथी मटर मलाई बनाई थी। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी। ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह अनिल ऑफिस चला गया और चिंटू स्कूल। अनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू? मुझे पैसों का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती है, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। कभी चिंटू के कोई चीज के लिए जिद करने पर उसे वो चीज लेकर दे दीजिए। लेकिन बहू। मम्मी जी, यदि यह पैसे अनिल आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना। आपकी बहू भी कमाती है, तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? अनीता की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ न सका वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वे तुनक मिजाज और घमंडी होती है, सास-ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आदि। कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती है। आज अनीता ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। आशा करती हूँ कि यह सास बहू की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।